मेंस के क्वेश्चन को समझे कैसे। मेन चीज क्या पूछ रहा है यूपीएससी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एग्जामिनर ने हमसे क्या थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन पूछा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विल्स आईएएस एकेडमी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशंस। ऑल कोर्सेज आर अवेलेबल and SIP School Integrated Program also available. Essential and Aadhaar both, दोनों की डिमांड, दोनों का यूज़ काफ़ी बेहतर है और इंडिविजुअल के लिए भी स्कूल के लिए भी, तो इसे अवेल करें। और इस समय जो इसके प्राइजेज हैं वो भी बेसिक्स पे चल रहे हैं, लेकिन जैसे ये जुलाई आएगा तो इसके बाद ये इसके जो प्राइजेज होंगे वो बढ़ेंगे, तो मौके का फ़ायदा उठाएं। आज बात करते हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम की। देखिए, प्रीलिम्स हो गया और मेंस के लिए दुनिया लग गई है, तो समय के बहाव के साथ जो चलता है वो आगे बढ़ पाता है, अदरवाइज वो पीछे छूट जाता है। प्रीलिम्स जैसा भी हुआ आपका, बहुत अच्छा हुआ, बहुत ख़राब हुआ, वैसे अच्छे की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये लग रहा है कि 40 प्लस में आप जा रहे हैं, क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके और सीसेट क्लियर हो रहा है, तो डेफिनेटली आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। जिनका नहीं भी हो पा रहा है उनको भी मेंस की प्रिपरेशंस करनी चाहिए, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे आप आगे जाके फिर से पूरे यूपीएससी के प्रोसेस में अपने आप को कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन कर पाएंगे और अपने आप को पा पाएंगे कि आप कहाँ हैं। अदरवाइज फिर वो वही सिचुएशन रहेगी कि आप प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा मेंस और फिर वहाँ से आप एग्जिट हो जाएंगे। इसीलिए दूसरा, देखिए, ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इन्फिनाइट है, एक तरीके से कह लीजिए। हम जितना पढ़ेंगे उतना ही हमारे ब्रेन के अंदर जो स्टोरेज है, जो थॉट प्रोसेस है, जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, वो सब कुछ इन्हेंस होगा। और इसीलिए इस प्रिपरेशंस में अपने आप को थारोली, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, अपने आप को डिवोशन के साथ लगाए रखिए और हर एक पल का यूज़ करिए। मीन्स हमेशा अपने आप को यूपीएससी के साथ अलाइन रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। जो हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है ये दोनों मोड में अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके की। और इसके साथ जो इसका एक यूनिक इसलिए भी है कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए तो ये है ही, साथ में जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के या स्कूल स्टूडेंट हैं, इनके लिए भी है। और इनके लिए हमने एक स्पेशल रखा हुआ कि 20 रुपीज़ पर क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन राइट डाउन करना है, आप एक अपना क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद आप हमारे पास आइए। 20 रुपीज़ में हम आपके क्वेश्चन को चेक करके हम बताएंगे भी कि किस तरीके से इसको राइट डाउन किया जाएगा, तो आपके एकेडमिक लेवल पे जहां आपको सपोर्ट की नीड है ये मिलेगा। इसके बाद 1000 रुपीज़ पर मंथ में 70 क्वेश्चन हम देंगे और 5000 रुपीज़ आप 6 मंथ के लिए देते हैं तो आपको 400 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। तो कॉलेज, स्कूल, एकेडमिक में कहीं भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, कर सकते हैं। इसके साथ एक बेहतर ये भी ऑप्शन है कि अगर आप हमारे ऑफिस में बैठना चाहें, वहाँ भी बैठ कर लिख सकते हैं, हम वो भी स्पेस अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, वो भी हम कराते हैं और भी बच्चे आते हैं कॉलेज से, तो वो अपना लिख के चले जाते हैं। तो ये भी आपके लिए चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। इसमें डिस्कशन भी है पूरी तरीके से, फिर आपको स्ट्रक्चर बताया जाएगा, क्या क्या आपने कमियाँ करी, आपको माइक्रो लेवल पे इवेलुएट करके भी हम बताएंगे कि किस किस स्टेजेस पे आपने क्या गलतियाँ करी, कैसे इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं। बात करते हैं कि अच्छा क्वेश्चंस जो है वो उसको हम राइट डाउन करेंगे कैसे। देख लीजिए, 5 फेजेस में बेसिकली पूरा डिवाइड किया जाता है इसको। पहला है अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस, या जिसको एक कोहेरेंस मेंटेन करना। बेसिकली हमने आपसे पूछा क्या और उस क्वेश्चन की समझ अगर आपको आ रही। देखिए, यूपीएससी के अकॉर्डिंग, यूपीएससी में जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि विद इन टाइम, वो टाइम लिमिट में उस क्वेश्चन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट को समझना। होता ये है कि मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि प्रेशर में जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में कि हम जल्दी से आंसर राइट डाउन कर जाएं, हम क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं समझ पाते। और जब क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ पाते तो सिंपल सी बात है कि फिर आपसे गलती होती है, ब्लंडर होता है और इसके बाद आपका मेंस जो है वो कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाता है और फिर आपको कहीं ना कहीं फेलियर देखने को मिलता है। अब सवाल जो फिर वही खड़ा होगा कि मेंस के क्वेश्चन को समझे कैसे। देखिए, अंडरस्टैंडिंग एक प्रोसेस है, ये वन डे में नहीं आता, या कोई फर्स्ट डे से प्रिपरेशन करेगा तो वो चीज़ें उसके साथ नहीं आएंगी। आपने प्रीलिम्स के लिए एक बार अपनी स्टडी कर ली, प्रीलिम्स के बाद आपको बेसिक एक लेवल आपका मेंटेन हो जाएगा, आप बेस पे खड़े हो जाते हैं, आपके पास बेस आ जाता है। अब हम बेस के बारे में अगर हम बात करें तो बेस का मतलब क्या है
कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहें तो आप उस सब्जेक्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, इन्फो आपके पास होगी, और दूसरा कि उसके जो डायमेंशन है वो क्या है, ये दोनों के दोनों आपको समझ में आते हैं। क्लियर? ये चीज है बेसिक। जब हम किसी क्वेश्चन को समझेंगे, जब हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन जब बेहतर होगी, तो ये दो चीजें हमें समझ में आती है। अब इसके साथ हमको लिंक क्या करना है? लिंक करना है कि हमने जिनसे जो क्वेश्चन पूछा गया, मींस एग्जामिनर ने हमसे क्या थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन पूछा, वो किस वे में बात करना चाहता है। तो एक इसको और दूसरे तरीके से समझे तो बेसिकली अपने आप को बेटर एक्सप्लेन करना है। आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट आपका बेहतर होना चाहिए, मींस आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतर हो। वहां जो चेकर है, जो चेक करने के लिए बैठा हुआ है, वो उसको केवल यही पता है कि आपने कॉपी लिखी और आपको किस पे जज करेगा, तो जिस तरीके से आपने आंसर्स को प्रेजेंट करा। तो अब क्या है, इसके लिए आपको एक ट्रेनिंग की नीड है, क्योंकि जब हम विदिन 7 मिनट्स के अंदर एक क्वेश्चन लिखना है, और इसके जो क्वेश्चन के वर्ड्स की लिमिट क्या है, 150। इतनी देर में आपको क्वेश्चन फ्रेम भी करना है, पहला क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, फिर क्वेश्चन को फ्रेम करना है, फिर प्रायोरिटाइज करना, स्ट्रक्चर बनाने हैं, मींस बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट में आप जाएंगे, और जब आप बिल्ड कर लेंगे उसके बाद से फिर स्पीडली उसको लिखना भी है। इसमें किसी तरीके की मिस्टेक नहीं चलेगी। तो ये एक बेसिक जो टेक्निक है या बेसिक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये इसके बीच में आएगा। तो पहला है कि क्वेश्चन की डिमांड को आपको समझना होगा, तब जाके आप आगे की बात को समझ पाएंगे, कर पाएंगे। एक बात हुई। दूसरे में हम आते हैं और दूसरा देखते हैं कंटेंट। अब क्वेश्चन के लिए कंटेंट की नीड होगी। आपसे पूछा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, आपसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा गया, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर आपको क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा। अब आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या पता होना चाहिए कि पहले बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये थ्योरी इवॉल्व कैसे होती है, इसके पहले की सिचुएशन क्या थी और इसके बाद की सिचुएशन में क्या डिफरेंसेस आए, तभी तो आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो ये है आपके कंटेंट की इंफॉर्मेशन कि आप एक्चुअल में उस सिनेरियो को, उस चीज को कभी पढ़े हैं, या आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके लिए आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, तभी तो आप 150 वर्ड्स में या 250 में आप लेके आ पाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये होता है कंटेंट। कंटेंट कैसे आएगा? तो जो जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप चीजों को देख रहे हैं, उनके कीवर्ड्स फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहे, आपको चीजें आपको रिकॉल करना आए। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उस समय किसी रेडियो से अभी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा। अगर आप जीएस के पेपर्स को देखें, फर्स्ट पेपर तो फिर भी काफी स्टैटिक पोर्शंस में जा रहा है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड जो मेजर चैलेंज है, और फोर्थ तो अपने आप में यूनिक है ही। अगर इन दोनों तीनों पेपर को उठा के आप देखें तो एक जो सबसे मेन चीज क्या पूछ रहा है यूपीएससी, कि जो चल रहा है वही आपसे पूछा जा रहा है। इंस्टीट्यूशन को लेके चैलेंजेस हैं तो आपसे पूछा जाए कि इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस क्या हैं और उसको कैसे, क्या आपको लगता है कि इंस्टीट्यूशनल चैलेंज इस समय इंडिया में ज्यादा देखने को मिल रहा है? इफ यू एग्री, व्हाई, इफ यू नॉट, सो फिर आपको अपने रीजंस बताने होंगे। मींस केवल कह के नहीं निकलना है। तो ये 3 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड हो गया। तो पहले आपको इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, कितने टाइप के इंस्टीट्यूशन होते हैं ये पता होना चाहिए, उनकी फंक्शनिंग पता होनी चाहिए, उनकी कंट्रोल बॉडी आपको पता होनी चाहिए, आज की सीन में वो किस तरीके से काम कर पा रहे हैं, किस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं ये पता होना चाहिए, और उसके बाद फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, वे फॉरवर्ड भी आपको देना होगा। ये कैसे आएगा? ये आपके कंटेंट पार्ट से आएगा। अब इसका क्या तरीका है ये हम क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं। हमारी चीज़ें किस तरीके से, हम लोगों के जो क्लासरूम प्रोग्राम है, क्लासरूम प्रोग्राम में हमने एक बहुत क्लियर कट रखा हुआ है कि जब हमारी मेंस की क्लासेस चल रही होती हैं तो जैसे ही पर डे की क्लासेस चल रही होती हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या उससे रिलेटेड कोई न्यू जो क्वेश्चन क्रिएट किया गया हो वो क्वेश्चन हो, आपको दिया जाता है और उसके स्ट्रक्चर हम आपको बता देते हैं। इसके बाद ओवरऑल जब टॉपिक कवर होता है तो फिर हम आपको पूरे के पूरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बताते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्या आपको लिखना है, ये चीजें होती हैं। तो हम
साइमल्टेनियसली आपको ग्रोथ में लेके जा रहे होते, नॉचअप कर रहे होते, लेवल बाई लेवल आपकी अब जो जिस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होती है वहाँ चले। लेकिन ये तो क्लासरूम प्रोग्राम के बारे में बात है। अगर हम मान लीजिए उसके इतर अगर हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आते हैं तो हम आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास हो ताकि हम इन चीज को कर पाए। इसके बाद बात करें स्ट्रक्चर। अब जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया आपसे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मीन्स बिल्ड कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, और उसके लिए आपको सिनॉप्सिस आनी चाहिए। सिनॉप्सिस क्या कहती है? सिनॉप्सिस ये बताती है कि किस तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्या उसके बॉडी पार्ट में हम बात लिखेंगे और क्या कंक्लूजन में चीजें जाएंगी। क्या हर क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखा जा सकता है? इसका आंसर है नो। हो सकता है क्वेश्चन कंक्लूजन से पूछे ही नहीं। तो एक जो समझदारी है वो ये कहती है कि क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी स्किल को अलाइन कर लेना, अपनी स्किल को सेट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आंसर को प्रोड्यूस करना, यही आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम में समझना होता है। और जब हम ये समझ जाते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है वो, मैं आपको एग्जांपल लूंगा, मैं एग्जांपल के थ्रू सारी बातें बताऊंगा। चौथी और काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है स्पीड। मैंने आपको बताया कि जब 7 मिनट्स आपको मिल रहे हैं, 25 क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो आप देख के चलिए ना कि आपके पास टाइम बचा कहाँ। जब 13-14 में जब ये जीएस पेपर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे तो एक मेजर चैलेंज आता था कि लोग लिख ही नहीं पाते थे, क्वेश्चन छूट जाते थे। तो आपको अपनी स्पीड के ऊपर भी काम करना होगा कि जो आपने सोचा उसको स्ट्रक्चराइज किया, उसको प्रायोरिटाइज भी किया, आपने स्ट्रक्चर में लेके आए, फिर उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं आप, और उसके बाद उसको स्पीडली राइट डाउन कर ले रहे हैं। ये 4 चीजें यहाँ से आएंगी। वो कैसे स्पीड इनहेंस होगी वो भी हम देखेंगे। 5th है हमारा इनहेंसमेंट। अब इनहेंसमेंट क्या है कि भाई हमने कोई क्वेश्चन देखा, उसके बारे में हमने स्ट्रक्चर भी बनाया, हमारी स्पीड भी ठीक है। अब इनहेंसमेंट क्या है? जो उसके लिए स्लोगन्स यूज किए गए, गवर्नमेंट के मोटिव या वर्ल्ड, जैसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो उसके लेवल पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के व्यूज क्या है, क्या वहां कोई बात रखी गई, इंटरनेशनल लेवल पे किसी इंस्टीट्यूशन ने कोई वर्क करा, कोई इस तरीके का रिसर्च है। इसके बाद स्टेट लेवल पे मींस कंट्री लेवल पे क्या बात कहेगी, नीति आयोग ने क्या उससे रिलेटेड कोई बात कही है, उससे रिलेटेड कोई मिनिस्ट्री कुछ उससे कहना चाहती है, उसका मोटो स्टेटमेंट क्या है, उसका टारगेट क्या है, इस तरीके की चीजें। जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का कॉन्सेप्ट, या आप जो भी गवर्नमेंट के जो मोटिव आपको देखने को मिलेंगे, तो ये क्या इनहेंसमेंट के कीवर्ड्स में ऐसी बातें आती है जो आपके पूरे क्वेश्चंस को एक वर्ड में डिफाइन कर देती है, एक लाइन में आपको उसको डिफाइन कर जाएंगे। तो सबका साथ सबका विकास क्या है, बेसिकली यही तो मोटिव है। हम वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को इतना ब्रॉड कर दे रहे हैं कि हमने सबको ले लिया। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया वेलफेयर से रिलेटेड और अगर आपने इसको कोट किया तो ऑटोमेटिक आप देखिए कि आपने क्वेश्चन की डिमांड को कितने लार्ज लेवल पर लाके मीट आउट कर दिया, आपने एग्जामिनर के थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं मैच कर दिया। ये चीज होती है इनहेंसमेंट की। या ऐसे ऑर्नामेंट का भी ऑप्शन देते हैं कि अलग अलग एग्जाम्पल उठा के आप लाए, अलग अलग कोई ऐसी कोटेशंस आपके पास हो जिससे अपनी बात को आप रख पाए, ताकि वो ये दिखे कि हाँ उसके पीछे का बेस जो है वो काफी है और इसके मीन्स आपके पास उसके डीप इंफॉर्मेशन है, आपके पास क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपके पास है। जो सबसे लास्ट में हम देखें तो एनालाइज, प्रैक्टिस और इम्प्रूव, ये बहुत लास्ट का फेज होता है कि एक लेवल, ये सारे जब प्रोसेस आप जब आप इसमें हो जाएंगे तो फिर आप अपने आपको यहाँ देखना होगा कि, क्योंकि देखिए मेंस का एक चैलेंज ये है कि मैक्सिमम बच्चा जो मेंस लिख रहा है वो हर साल मेंस की सिचुएशन में खड़ा हो जाता है। लेकिन उसके साथ जो चैलेंज है वो ये है कि मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं उनके जो मार्क्स हैं वो एक लेवल तक आते हैं, और 80 का अगर आप एक रेशियो निकाल लें तो अराउंड 320 के अराउंड 300 के अराउंड नंबर आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इससे ऊपर मार्क्स इंक्रीज नहीं होते। फिर कहाँ जरूरत आती है, फिर इस लास्ट प्रोसेस की आप एनालाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर आपको इम्प्रूव करने की नीड होगी। वो बिना मेंटर सपोर्ट के नहीं हो पाता। रेयर एंड रेयरस्ट के एग्जांपल मैं नहीं लेना चाहता, और रेयर से दुनिया नहीं चलती। जो कॉमन बात है उसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बेसिक जो 5 चीजें हैं जिसको आपको समझना होगा। 6 पे हम तब जाएंगे जब ये 5 हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि 2022 का, वैसे इससे पहले भी इस तरह क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन अभी रिसेंट का क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी, तो वो जो इंडियन रूलर थे
उन इंडियन रूलर के कंपैरिजन में देखें तो नंबर ऑफ जो सोल्जर थे, जो रूलर थे, इनके पास ज्यादा थे। लेकिन क्यों ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वो कंटिन्यू विन करती चली गई, जीतती चली गई, और हम ज्यादा होके भी हम नहीं जीत पाए या हम उनको नहीं रोक पाए। एक क्वेश्चन कह रहा है और कह रहा है गिव द रीजंस, आप इसके रीजन बताइए या इसके कारण बताइए। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को 150 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है और इसके टोटल मार्क्स 10 है। ठीक है, ये 150 जो है ये आपके मैक्सिमम नंबर होते हैं, इसके कम में भी चल सकता है, लेकिन एकदम कम में नहीं चलता। कई बार ये गलती लोग करते हैं। 120 तक जाइए, 110 तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन आप 150 से ऊपर आपको इंक्रीज नहीं करना है, ये जरूरी है। नीचे रहेंगे चलेगा। चलिए डिस्कस करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है कि जो क्यों इंडियन जो है वो लॉस्ट कर गए, वाई इंडियन, वाई इसको थोड़ा सा समझते हैं। प्राइमा फेसिया, पहली बार अगर इसको देखें तो एक कॉमन पर्सन से भी आप पूछेंगे तो बहुत एक दो बातें आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी इसको किस तरीके से कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में जाएगा, किस तरीके से आप स्टेजेस डिफाइन करेंगे, ये मैं आपको अभी बताता हूं कि कैसे कैसे चीजें आएंगी और क्या क्या। पहली चीज अगर इस क्वेश्चंस के बारे में आप देखें, पहला टेक्निक, टेक्निक, दूसरा कोऑर्डिनेशन, तीसरा रिसोर्सेस, चौथा लीडरशिप। अब इसमें बताने के लिए बहुत ढेर सारी बातें आएंगी, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं, आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगी और चीजें देखिए। पहला लेवल मैंने इसे डिसाइड कर दिया है कि टेक्निक, फिर सेकंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड रिसोर्सेज और फोर्थ लीडरशिप। अगर ये चीज हमको समझ में आ गई तो हम इसके सब पार्ट्स में ऑटोमेटिक जा सकते हैं। एक एक करके बात करते हैं। टेक्निक, अब टेक्निक के पार्ट्स को अगर आप देखें तो इंडियन आर्मी के पास जो हमारे पास वेपन थे वो मॉडर्न नहीं थे, नहीं थे, पहली चीज। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी वाइज भी हम देखें तो जो उनकी टेक्नोलॉजी थी और भी ऑप्शंस में वो हमसे कई गुना बेहतर थी। एक कोऑर्डिनेशंस में आप देखें तो हम एक दूसरे को ही काटने के चक्कर में थे, एक रूलर दूसरे रूलर की मदद कभी नहीं करता था, जिसे डिवाइड एंड रूल का जिसे कॉन्सेप्ट जिसे कहा गया। इसके आगे का इसी का एक पार्ट है डिवाइड एंड रूल, जो हम लोग बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। तो वो हमने ये खुद ही इस ऑप्शंस को खुद सेल्फ से क्रिएट करा था, उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं होता था। तीसरा, एक चीज इसके साथ और है कि बेहतर जो उनके साथ रिसोर्सेज थे, जो आर्मी थी वो बहुत बेहतर थी। अब इन रिसोर्सेज में कई तरीके की, एक तो आर्मी बेहतर थी, मनी पावर उनके पास बेहतर थी, मनी पावर उनके पास बेहतर थी। टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया, दिस इज आल्सो पार्ट रिसोर्सेज का ये रहेगा। और इसके साथ लीडरशिप, देखिए जंग में तो फिर भी ऐसा हो सकता है कि इनके बिना भी अगर अच्छा लीडर हो तो आप आराम से जीत सकते हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल रहे कि बहुत नॉर्मल लोग रहे और अच्छी लीडरशिप मिली और वो लोग जंग जीत गए। जैसे 300 स्पार्टा अगर आपने देखा होगा तो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हुए कि अच्छी लीडरशिप की वजह से जंग जीती गई। इंडिया में क्या उस समय था, जितने रूलर थे किसी के पास लीडर्स, और लीडरशिप बेहतर होगी कैसे, जिसके पास विजनरी अप्रोच हो। लीडर की एक मेन क्वालिटी क्या होती है, लीडर भविष्य के अंदर झांक सकता है,
उसे पता है कि आज जो हम डिसीजन लेंगे भले आज के लिए ये दुखदाई हो, लेकिन भविष्य इसी का होने वाला है। दिस इज द मेन क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, और इंडियन रूलर में ये कहीं नहीं दिखता। एक दो लीडर को छोड़ दे तो और कहीं भी आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। एक मेन, और अगर ये आप अंग्रेजों में देखें, जो अपर लेवल है उनकी, जो नंबर 1 के उनके जो ऑफिसर्स हैं वो तो बेहतर है ही, उनकी लीडरशिप तो बेहतर है ही। सेकंड रो के भी जो लीडर हैं वो भी बेहतरीन है। क्यों? वहां लीडरशिप बेहतर क्यों थी? शुरू से उसकी प्रैक्टिस की जाती थी, शुरू से उनको ये ऑप्शंस दिए जाते थे, अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी, और उनके ऊपर विश्वास किया जाता था। इंडिया में ये कल्चर था ही नहीं। इस वजह से अब इसके अब सब पार्ट्स में अब और बहुत ढेर सारी बातें इसके साथ, लेकिन मेन ऑप्शंस क्या आएंगे आपके? यही आएंगे। तो ये पहली कैटेगरी है। अगर आपने 4 चीजों को राइट डाउन कर लिया तो आप 150 मार्क्स में आप आसानी से अपनी बात को रख पाएंगे और साथ में कंक्लूड कर पाएंगे। इन सारी चीजों को लिखते हुए कंक्लूड कर पाएंगे कि इंडियन जो रूलर रहे उनके साथ जो मेन चैलेंज ये था कि उनके अंदर विजनरी अप्रोच नहीं था, और विजनरी अप्रोच ना होने की वजह से साइंस एंड टेक के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं समझा, कोऑर्डिनेशंस की कमी थी, इसकी वजह से रिसोर्सेज का कंसर्न था। अब रिसोर्सेज के साथ आप आर्मी को भी कंसर्न कर सकते हैं। हमारे यहाँ की उस समय के जो आर्मी थी वो कैसे थी? उसके पास महीने के लिए सैलरी का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, वेजेस का जो कॉन्सेप्ट था वो हुआ ही नहीं करता था। जबकि ब्रिटिशर्स के पास, उनको पता था कि एक महीने में उनके पास सैलरी आनी ही आनी है। तो ये मोरालिटी थी वो बहुत ज्यादा हाई थी ब्रिटिशर्स की, वो मोरली बहुत ज्यादा बूस्टअप थे। उनके लिए कुछ मोटिवेशन ऐसा था जिसको डिफीट नहीं किया जा सकता, लेकिन इंडियन के साथ ऐसा नहीं था। ये बेसिक चीजें थी। इसमें और भी रिलीजियस एंगल आप दे सकते हैं, और उनके थॉट प्रोसेस को आप बता सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को सोचा करने के लिए हम यूनाइट नहीं हो पाए। तो उसका भी ये कॉन्सेप्ट इसी के बीच से आता है कि कोऑर्डिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी में आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन ये बनेगा और इसका एक बेसिक सा आंसर आएगा। एक बेसिक आंसर कहने का मतलब कि एक ऐसा आंसर जो मैक्सिमम डायमेंशंस को कवर कर पाए और आपको मैक्सिमम नंबर दिला पाए। तो आज की डिबेट को यही रहने देते हैं, आगे की चीज़ों को और देखेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।